मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। चलिए आवाज आ रही है? आ रही है? चलिए आ रही है ना? आ रही है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं। लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं। तो चलिए यहाँ पर बताइए किसके हस्ताक्षर होते हैं। लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं, ग्राम प्रधान के होते हैं क्या, राजस्व अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख या ग्राम विकास अधिकारी, क्या हो जाएगा? चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है, आपका भी नंबर जिसका आया बिल्कुल राइट हो जाएगा कि लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर जो होते हैं वो आपके राजस्व अधिकारी के होते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, क्योंकि राजस्व लेखपाल का फार्म है तो राजस्व से रिलेटेड तो क्वेश्चन आपके 2-3 मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो चलिए बताइएगा यार, आपसे उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया, 2 नंबर जवाब देना है। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर 1831 में। कभी 1831 इसका ऑप्शन है आपका बी नंबर कि राजस्व परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था, 1831 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के विकास का सबसे बड़ा स्रोत है। चलिए 3 का ऑप्शन दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के विकास का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो आपका कौन सा है। तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राज्य मतलब जो अर्थव्यवस्था है वैसे देखा जाए कृषि पर आधारित है, लेकिन यहाँ पर जो आपका है कौन सा स्रोत है, तो आपका राजस्व है। तो इसका 3 का ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, राजस्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद का प्रशासनिक कार्यालय स्थित है। चलिए आज आपके बिल्कुल लेखपाल से संबंधित पूरा पूरा आपका है, अर्थात जो वैकेंसी आई है उसी पर आधारित ये आपका है। इसके पहले हमने भूमि पैमाइश आपको बताया था, और आज की वीडियो में आप देख पे रहे होंगे कि जो राजस्व भर्ती आई है राजस्व लेखपाल की, उसी से रिलेटेड आपका ये पूरा पूरा टॉपिक है। तो वीडियो को हमने बता दिया है, पूरा देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका है उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद का प्रशासनिक कार्यालय, ये आपका हो जाएगा कौन सा, ए नंबर हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लखनऊ। देखो यहाँ पर दिया गया प्रशासनिक मुख्यालय है ना, प्रशासनिक कार्यालय। तो देखो प्रशासनिक कार्यालय आपके कहाँ पर है, आपके लखनऊ में। लेकिन अगर ये पूछ लेता है कि राजस्व परिषद का न्यायिक कार्यालय कहाँ पर है, तो क्या जवाब देंगे। अगर न्यायिक कार्यालय पूछ लेता है तब आपको यहाँ पर देना है प्रयागराज देना था, ठीक है। क्या देना था आपको, प्रयागराज देना था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राज्य और जिले के बीच समन्वय होता है। राज्य और जिले की बात कर रहे हैं, राज्य और जिले के बीच समन्वय होता है, कौन होता है, 5 नंबर में। चलिए तो देखिए जो राज्य और जिले के बीच समन्वय होता है वो आपका जिला अधिकारी, जिलाधीश जिसे बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, जिलाधीश। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कलेक्टर के पद के सृजन का श्रेय जाता है। कलेक्टर के पद के सृजन का जो श्रेय जाता है ना, वो किसे जाता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए तो यहाँ पर बताइए, जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी 7 नंबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कलेक्टर हो जाएगा। याद रखिएगा कलेक्टर जैसे हम लोग बोलते हैं जिलाधिकारी, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला कलेक्टर को अपने कार्यालय की सुरक्षा प्रदान की गई है। चलिए यहाँ पर बताना है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला कलेक्टर को अपने कार्यालय की सुरक्षा प्रदान की गई है। चलिए 8 का ऑप्शन देना है। तो ये आर्टिकल है आपको कौन सा, आपका 311 है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 311 है, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, लेखपाल के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी है। लेखपाल के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए 9 का ऑप्शन दीजिएगा। तो सभी लोग जवाब देते रहिए। देखिए यहाँ पर दिया लेखपाल के कार्यों का सामान्य निरीक्षण, सामान्य निरीक्षण ये कौन करता है, तो आपका जो कानून गो होते हैं, कौन होते हैं भाई, कानून गो। तो इसका ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, कानून गो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, गांवों में भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है। गांवों में भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आपका जवाब हो जाएगा 10 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, आपके लेखपाल के द्वारा। किसके द्वारा, आपके लेखपाल के द्वारा होता है। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में काफी लोग यहाँ पर कहते हैं कि सर जो अमीन होता है, अमीन तो साथ में दे भी नहीं दिया गया है ना, क्योंकि अमीन वाला जो होता है वो भी आता है कहीं ना कहीं सहयोगी उसी के होते हैं। जैसे डीएम भी वसूलता है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ उस गाँव में आए तो डीएम भी अपना पैसा ले जाए, लेखपाल का काम है तो लेखपाल भी वसूलने लगे, अमीन का काम अमीनों ले जाए। लेकिन क्या होता है, ये सब कहीं ना कहीं जुड़े सभी एक ही से होते हैं, ठीक है ना। वो उसको वसूल के देता है, उसको रिपोर्ट देता है, ऐसे सिस्टम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भू धारणा प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की। पर जो दिया गया भू धारणा प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था, यहाँ पर 11 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, ये थॉमस मुनरो जिसका ऑप्शन आ रहा है भाई ए नंबर हो जाएगा, इसका थॉमस मुनरो होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं, यहाँ पर मुनरो हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा मुनरो, ठीक है। इलाके का सारा रिकॉर्ड रहता है, 12 का जवाब दीजिए, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, लेखपाल के पास रहता है। याद रखिए इलाके का सारा रिकॉर्ड जो रहता है वो आपके लेखपाल के पास, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला दिया तहसीलदार का प्रमुख कार्य जो होता है क्या होता है। चलिए बताइए तहसीलदार का जो प्रमुख कार्य होता है क्या होता है। चलिए इसका जवाब देना है 13 नंबर में। और 13 की अगर बात करते हैं तो होता है भू राजस्व प्रशासन का संचालन करना। क्या, भू राजस्व प्रशासन का संचालन करना, ये होता है तहसीलदार का प्रमुख कार्य होता है। ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा होता है। चलिए देखो पूरा टेस्ट लगाइएगा, हमने आपको 2-3 बार बोल दिया है कि ये वाला जो टॉपिक है आपके राजस्व लेखपाल के ही आधारित आपका है, और इस टॉपिक से ही क्वेश्चन आपके आने हैं राजस्व लेखपाल में, ठीक है ना, क्योंकि पूरा पूरा टॉपिक हमने राजस्व लेखपाल वाला ही उठाया है। चलिए बताइए राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद जो होता है कौन सा होता है। तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए लेखपाल या पटवारी, अपने यहाँ पर चौधरी चरण सिंह के समय से लेखपाल कहा जाता है ना, पटवारी का नाम बदल दिया गया, लेखपाल कहा जाता है। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए राजस्थान में तो आज भी पटवारी बोला जाता है। तो याद रखिए यहाँ पर निम्नतम पद जो होता है आपका होता है लेखपाल, या कह सकते हैं यहाँ पे पटवारी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है, 15 का ऑप्शन देना है। चलिए भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, बिना कहते ही लाइक शेयर कर देंगे तो बड़ा अच्छा लगता है ना।
कहते हैं ना कि दहेज ना लो और दहेज वाले अगर अपनी तरफ से दे दे तो चाहे जितना दे दे बड़ी खुशी होती है, और आप लोगों से ना कहना पड़े उससे पहले अगर लाइक कर दे तो हमें और ज्यादा खुशी होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है 15 नंबर में। 15 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को कहा जाता है। याद रखिए स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर। अच्छा, चेहरे में अभी खुशी नहीं आई थी किसी के पास, है ना, तो हमने कहा चलो चेहरे में खुशी आ जाए आप लोगों के। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता है। चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता है, बताइए आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 16 का जवाब दीजिएगा। देखो चकबंदी में नहीं लिया जाता है जैसे आपका स्थायी चारागाह बने होते हैं, ठीक है ना, चाहे कोई आपका बाग बना होता है या शमशान या कब्रिस्तान होते हैं, इनको चकबंदी में नहीं लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के संविधान में जिला शब्द निम्नलिखित अनुच्छेद में से तथा किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। चलिए बताइएगा कि जिला शब्द जो दिया गया है ये किसके अंतर्गत प्रयुक्त हुआ है। 17 का ऑप्शन देना है। तो 17 का ऑप्शन हो आपका ए नंबर, अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीश के संदर्भ में है। याद रखिए जिला शब्द जो है वो आपके अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीश के संदर्भ में है। ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। तो चलिए 18 का ऑप्शन दीजिएगा, 18 नंबर में। तो देखिए कह रहा है जोतों का उप विभाजन रोकना, मतलब जो जोत हो रही हैं और लोग अपना अलग अलग कर रहे हैं सिस्टम, है ना, ये कह सकते हैं उप विभाजन कर रहे हैं, एक खेत के चार टुकड़े कर रहे हैं। कृषि जोतों का उखंडन रोका जा रहा है, कृषकों के अलग अलग खेती स्थान पर एकत्रित करना। ये तो 3 पॉइंट आपके सही दिए हैं, लेकिन दिया है बड़े पैमाने की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना। ये चकबंदी का उद्देश्य नहीं है, ये चकबंदी का नहीं है, ये तो आपके हरित क्रांति में उद्देश्य रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया था। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा 19 नंबर में। तो देखिए भाई यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपके पारित कब किया गया था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग जल्दीबाजी में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया अधिनियम कब पारित किया गया ये दिया गया है, तो जल्दीबाजी में आप लोग क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। देखो यहाँ पर पारित आपका हो जाएगा 53 में, है ना, लागू हुआ था आपके 54 में, और पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था 1958 में लागू हुआ था। 3 पॉइंट होते हैं, अधिनियम पारित हुआ 53 में और 54 में लागू हुआ, 58 में पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है। लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है, किसे जमा कर देता है। चलिए इसका जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। अच्छा, पूरे भारत में लागू हुआ था, अच्छी बात है कि पूरे भारत में लागू हुआ था। चलिए बताइए लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है, किसे जमा करता है। यहाँ पर 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी नंबर, रजिस्ट्रार कानूनगो के पास जमा कर देता है। याद रखिएगा लेखपाल खसरा तैयार करके, खसरा में जो आपकी होती है वो आपकी कौन सी होती है भाई, हेक्टेयर, तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रार कानून के पास जमा कर देता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में संपत्ति का अधिकार है, कैसा अधिकार है। भारत में संपत्ति का अधिकार है, ये कैसा अधिकार है, यहाँ पर 21 नंबर में। तो देखिए भाई भारत में संपत्ति अधिकार है, कैसा अधिकार है, मौलिक अधिकार तो रहने गया है ना, ना कोई आर्थिक अधिकार है कि भाई आप गरीब हो तो आपको ऐसे कर दिया जाए, है ना, या आपको छूट मिल जाएगी, ना कोई सामाजिक है, यहाँ पर विधिक अधिकार अर्थात जो होता है विधि के अनुसार अर्थात कानूनी अधिकार है। यहाँ पर याद रखिए संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल नंबर 300 के ए में आपको रख दिया गया है। और हमने बताया था जो आपका संपत्ति अधिकार है वो आपकी 2 जगह था, कहां पर, आर्टिकल नंबर आपके 19 के फर्स्ट में भी इसका स्थान था और आर्टिकल नंबर 31 में भी आपका इसका स्थान था, किसका, संपत्ति का। तो अब आपके यहां से हटाकर यहां से दोनों जगह से हटाकर अब 300 के ए में इसको रख दिया गया था, 300 के का में इसको रख दिया गया है। ठीक है, ये हुआ था 44वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, 1978 के तहत। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। चलिए कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया, 22 का ऑप्शन देना है। और 22 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जमींदारी उन्मूलन। याद रखिए भारत में सबसे पहले सुधार हुआ था जमींदारी उन्मूलन का, तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया, 23 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखो 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर आपके 1950 में, कितने में, 1950 इसका ऑप्शन बनेगा, 23 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शेरशाह के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव की क्या कहा जाता था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि शेरशाह के समय, शेरशाह समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो कि गांव की थी वो कहा जाता था, यहाँ पर कहा जाता था। 24 का ऑप्शन, तो देखिए 24 का ऑप्शन यहाँ पर होता है मौजा। क्या होता है, मौजा होता है। याद रखिए इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बनेगा बी नंबर, मौजा होता है, ना कि यहाँ पर ए और बी दोनों सही करेंगे, इसमें सही करना है बी नंबर मौजा। क्या, मौजा ऑप्शन है आपका, बी नंबर आपका हो जाएगा। देखो शेरशाह के समय हमने बताया था, इसके पहले जो हमने क्लास लिया था कि शेरशाह के समय में भी पैमाना आपका था, और वो शेरशाह का जो पैमाना था वो कितनी अंगुली का था, वो कितनी अंगुली का था, शेरशाह का पैमाना 39 उंगली का पैमाना था, अर्थात जिसे बोलते हैं गजे सिकंदरी। तो गजे सिकंदरी जो आपका था वो आपके 39 उंगली के बराबर होता था, 39 उंगली के बराबर होता था, याद रखिएगा। और वहीं पर अकबर ने चलाया था गज ए इलाही, गज ए इलाही, है ना, जो कि 41 उंगली के बराबर हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ कब हुआ था। देखिए अब जब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का कब लागू हुआ, है ना, तो अब आपको जवाब देना है क्या, यहाँ पर 25 नंबर में बी हो जाएगा 1954, है ना, 1954 में ये प्रारंभ हुआ। जब क्वेश्चन ऐसा है, जब लागू की बात, जब पारित की बात करें तो पारित अलग होता है, लागू अलग होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और यहाँ पर देखो पूरे में लागू हुआ था आपके 1958 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है चकबंदी लेखपाल किसके अधीन होता है, चकबंदी लेखपाल किसके अधीन होता है, 26 का ऑप्शन देना है।
तो देखिए भाई, चकबंदी लेखपाल अधीन होता है चकबंदी आयुक्त के, तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर हो जाएगा। चकबंदी आयुक्त भी ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा चकबंदी आयुक्त। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए भाई, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए, उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस या संपूर्ण समाधान दिवस प्रत्येक माह कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस या संपूर्ण समाधान दिवस प्रत्येक माह कब मनाया जाता है? चलिए, यहाँ पर जवाब देना है आपका। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए, प्रत्येक माह के 8 तारीख को, प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को, या प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई, आपके यूपी में प्रत्येक मंगलवार को होने वाला जो तहसील दिवस है, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गांव के जमीन के नक्शे को क्या कहा जाता है। देखो, जो करंट अफेयर का क्वेश्चन हम आपको बता दें, उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, बाद में मत कहिए कि आपने सर बताया नहीं है। चलिए देखिए, आपको जवाब दिया गया है, कह रहा है गांव के जमीन के नक्शे को क्या कहा जाता है। यहाँ पर जवाब देना है आपका। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, गांव के जमीन के नक्शे को क्या कहा जाता है 28 नंबर में। तो 28 का ऑप्शन आपका बी नंबर आपका सजरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सजरा, जो कि देखो काफी लोगों ने यहाँ पर जवाब भी दिया था। ऑप्शन बन जाए आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किसानों के जमीन के अधिकार, किसानों के जमीनों के अधिकार अभिलेख किसमें निहित होता है। यहाँ पर बताइए, किसानों के जमीनों के अधिकार अभिलेख किसमें निहित होता है। 29 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर खतौनी में। क्या होता है भाई, खतौनी में जमीन के अधिकार के बारे में दिया होता है। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार नक्शे का अनुरक्षण करने के लिए एक लेखपाल प्रत्येक गांव में कितनी बार वर्ष में जाएगा। तो आपको बताना है 30 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा कि नक्शे का अनुरक्षण करने के लिए, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं जो निरीक्षण वगैरह होता है वो उसके अनुसार प्रत्येक कह सकते हैं कि गांव में जब जाएगा तो कितनी बार। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 3 बार, है ना, क्योंकि फसल वर्ष भी होते हैं 3 के हिसाब से। तो ऑप्शन क्या लगेंगे, यहाँ पर आपको लगाना है आपका सी नंबर हो जाएगा। खसरा में क्या दर्ज रहता है, चलिए बताइएगा कि खसरा में क्या दर्ज रहता है। तो देखो यहाँ पर आपका खसरा में क्या दर्ज रहता है, खेतों की संख्या या खसरा संख्या, खेत का क्षेत्रफल, मिट्टी का प्रकार, मतलब ऑप्शन आपका डी नंबर जो आपका है वो आपका सही दिया गया है ना। यहाँ पर खसरा में क्या दर्ज रहता है, खेत की संख्या या खसरा संख्या बोलते हैं, खेत का क्षेत्रफल होता है, मिट्टी का प्रकार होता है, उपयुक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत की आत्मा गांव में बसती है या किस व्यक्ति का कथन है। चलिए, भारत की आत्मा गांव में बसती है या जो कथन है वो किसका कथन है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। इन सब क्वेश्चनों को हमने पढ़ा दिया है, हमने पहले ही बता दिया है कि हमने लगभग सब कुछ कवर करा दिया है आपके लेखपाल का, ठीक है। और ये समझो कि आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन आपका फिर से हो गया है, और एक बार और रिवीजन हो सकता है आपके एग्जाम के पहले। चलिए बताइएगा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है या किस व्यक्ति का कथन है। आपका मैराथन क्लास जब होगी तब आपकी लगभग एक दिन में 1-1 घंटे 2-2 घंटे क्लास लेंगे, तब आपका एक बार फिर से फाइनल रिवीजन होगा, ठीक है। चलिए, भारत की आत्मा गांव में बसती है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये गांधी जी ने कहा था, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत का प्रथम डिजिटल गांव किस राज्य में है। भारत का प्रथम डिजिटल गांव किस राज्य में है, टू का ऑप्शन देना है। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर गुजरात में। अगर गांव पूछता है तो क्या, अगर गांव पूछता है कि कौन सा गांव है तो आपका गुजरात है, ठीक है। भारत का प्रथम डिजिटल गांव जो आपका है वो गुजरात है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम डिजिटल जिला कौन सा है। डिजिटल जिला पूछता है तब आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर में, तब ये हो जाता है नागपुर, जो कि आपके महाराष्ट्र में है। नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है, ये क्या है, भारत का प्रथम डिजिटल जिला है। क्या है, जिला है। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारत में प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा है, तो राज्य क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा आपका केरल। तो देखिए 3 क्वेश्चन आपके एक साथ हो गए कि भारत का प्रथम डिजिटल अगर राज्य पूछता है तो आपको केरल बताना है, ठीक है ना। तो देखिए राज्य में होता है केरल, ठीक है, और अगर पूछे जिला तो जिला हो जाएगा नागपुर जो महाराष्ट्र का है, गांव पूछे तो आपको गुजरात। तीनों क्वेश्चन एक साथ आपको पढ़ लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का प्रथम कैशलेस गांव कौन सा है। भारत का प्रथम कैशलेस जो गांव है वो आपका कौन सा है 5 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो कैशलेस गांव है ये आपका धसाई, जो कि आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखिएगा। ये भारत का प्रथम कैशलेस गांव है, यहाँ पर कोई काम नहीं होता है, सब पूरा ऑनलाइन सिस्टम होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी। डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी, 6 का ऑप्शन दीजिएगा। तो आपके 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी, डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, 7 का ऑप्शन दीजिएगा। तो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि देश की पूरी व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ना, याद रखिएगा पूरी व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर मोदी जी ने यहाँ पर अगर नोटबंदी ना कराई होती तो हमें नहीं लगता इतनी जल्दी कैशलेस वाला सिस्टम हो जाता, है ना। उन्होंने कहीं ना किया तो थोड़ा अच्छा ही किया था कि कैश जो सिस्टम था, नोटबंदी हो गई तो सारी चीजें ऑनलाइन हो गई लगभग। तो देखा जाए तो कम से कम 25% लोग तो समझो गूगल पे फोन पे चलाने लगे थे, और आज उसी का फायदा भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ से ही हुआ होगा, है ना। तो याद रखिए देश की पूरी व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ा गया, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की घोषणा कब की गई थी। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान अर्थात इसकी जो घोषणा की गई वो कब की गई थी। तो देखिए 10 का ऑप्शन हो जाएगा, 8 का ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका सी नंबर आपके 2006 में, ठीक है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान आपके 2006 में घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, चलिए यहाँ पर आंसर बताना है क्या हो जाएगा। चलिए 1 का ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, आपके काफी लोग यहाँ पर भी दे रहे हैं, और आपके मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन बहुत बार मिला है। हमने बताया था विज्ञान
ऐसा ऐसा कोई ना कोई लॉजिक है जो कि यहाँ पर आपका दिया गया क्या 28। अदर महीना जो होते हैं वो आपके 30 के होते हैं, 31 के होते हैं, लेकिन यही आपका है जो सबसे कम होता है, कहीं ना कहीं एक लॉजिक होता है। अर्थात यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है 28 फरवरी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर बताना है 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं, तो हमने बताया था एक एक मजदूर क्या है, परेशान है, एक एक चावल के लिए, एक एक दाने के लिए बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, सॉरी बी नंबर आपका हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को मनाते हैं। कितने, 1 मई को मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट यहाँ पर 4 जुलाई क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ये 4 जुलाई को क्या होता है, देखिए 4 जुलाई को क्या होता है, जो सूर्य और पृथ्वी है इसकी दूरी सबसे ज्यादा जो आपकी अधिक होती है वो आपकी 4 जुलाई को होती है। अगर सूर्य और पूछे कि पृथ्वी की जो दूरी अधिकतम होती कब होती है, तो 4 जुलाई को होती है। वहीं पर आपका 3 जनवरी को क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। चलिए बताइएगा कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। 3 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 3 का ऑप्शन देख सकते हैं, काफी लोग दे रहे हैं यहाँ पर आपकी राजस्थान। चलिए 3 का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है कि आपकी अंबिकापुर जो कि आपकी राजस्थान है, यहाँ पर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान। हमने बताया था कि ऊन की जो आपके कपड़े भी होते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, भेड़ों की संख्या वगैरह कुछ ज्यादा ही मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। चलिए उत्तर प्रदेश में बताइएगा कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है। 4 का ऑप्शन देना है। चलिए 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। देखिए यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल सही है, और हमने ये भी पॉइंट आपको समझाया था याद रखने के लिए कि जैसे राजस्थान है वहां पर क्या है कि कांटे वगैरह ज्यादा होते हैं। राजस्थान से जुड़ा है आपका मथुरा, आगरा जुड़ा है, तो लगभग क्या है इधर भी एरिया में क्या होगा, थोड़े बहुत उसका असर तो मिलेगा ही। तो बकरियां अगर ज्यादा से ज्यादा मिलती है राजस्थान में, तो उससे जुड़ा हुआ जो पॉइंट है उसी को आपको लॉक कर देना है। तो कौन सा यहाँ पर मथुरा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन देना है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए आपका यहाँ पर 5 नंबर में 5 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 11 जुलाई को मनाते हैं, याद रखिएगा कि 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस कब मनाते हैं, भाई सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने लोग भी जुड़े हैं, है ना, सभी लोग जवाब देना है, बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस कब मनाया जाता है। 6 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। यहाँ पर 3 मई को मनाते हैं, कब, तो आपके 3 मई को मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए जल्दी से कि 22 मार्च को क्या मनाते हैं। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, जल्दी से बताइए यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपका आईएमपी है कि 22 मार्च को क्या मनाते हैं। 22 मार्च को, चलिए 22 मार्च को क्या क्या मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं या क्या मनाते हैं, थल दिवस मनाते हैं, क्या मनाते हैं। चलिए जल दिवस मनाते हैं, बिल्कुल है कि जल दिवस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। केंद्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपके है लखनऊ में है। कहां पर है, लखनऊ, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कहां पर है। 8 का ऑप्शन दीजिएगा कि केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए केंद्रीय रोपण की अगर बात करता है तो ये आपके कहां पर है, कासरगोड, जो कि कहां पड़ता है, केरल में पड़ता है। कहां पड़ता है, कासरगोड पड़ता है, केरल में पड़ता है। यहीं पर नारियल अनुसंधान संस्थान भी है, कहां पर, कासरगोड में है नारियल अनुसंधान। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। 9 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 9 का ऑप्शन यहाँ पर दे सकते हैं, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं आपका सी नंबर। चलिए कह रहे हैं बीकानेर में है, बिल्कुल सही है क्या भाई, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि केंद्रीय शुष्क बागवानी है आपके कहां पर, बीकानेर, जो कि आपके कहां पर है, राजस्थान में है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान आपके बीकानेर, ऑप्शन बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि केंद्रीय कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर स्थित है। 10 का ऑप्शन दीजिएगा कि केंद्रीय कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी जो संस्थान है ये कहां पर स्थित है। ऑप्शन क्या बनेगा, ये आपका पड़ता है, याद रखिए रांची में। ठीक है, कहां पड़ता है, रांची, जो कि आपके झारखंड में है। इसका जो 10 का आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, रांची, जो कि आपके झारखंड में है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पौधों की बाहरी संरचना तथा आकार का अध्ययन किया जाता है। ये बताइएगा पौधों की बाहरी संरचना तथा उसके आकार का जो अध्ययन किया जाता है ना, ये कहां पर किया जाता है, अर्थात इसे कहा क्या जाता है। चलिए यहाँ पर 11 का ऑप्शन दीजिएगा कि अगर पौधों की बाहरी संरचना या उसका आकार का अध्ययन करना है तो इसे कहते हैं हम लोग आकारिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आकारिकी बोलते हैं। याद रखिए इसका ऑप्शन बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा, आकारिकी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अपने चारों तरफ के परिवेश का अध्ययन किया जाता है। अपने चारों तरफ के परिवेश का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो पारिस्थितिकी है ना, क्या है, पारिस्थितिकी है, इकोसिस्टम है, उसे कहा जाता है। यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया गया है कि फसलों को उगाने तथा मृदा के प्रबंधन में किस विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। फसलों को उगाने तथा मृदा के प्रबंधन में किस विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये होता है उसे बोलते हैं सस्य विज्ञान। क्या बोलते हैं, सस्य विज्ञान कहते हैं। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर कि मृदा के प्रबंधन, और है ना, जो फसलों को उगाना है उसके मृदा का प्रबंधन है, इसे बोलते हैं सस्य विज्ञान। ऑप्शन बनेगा सी नंबर। ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाते हैं। चलिए विश्व वन दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर आंसर देना है 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 21 मार्च को यहाँ पर मनाते हैं वन, है ना, हमने बताया था कि 21 मार्च को मनाते हैं आपका वन दिवस और 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस। जब वन होंगे तो वन कैसे होंगे भाई, जब वन होंगे तो आपकी जल
होगा, तो 21 मार्च को होता है वन दिवस, 22 मार्च को होता है जल दिवस। इसे बताइए कि 22 अप्रैल को क्या होता है, 22 अप्रैल को क्या होता है, जल्दी से बताइए कि 22 अप्रैल को क्या होता है। पृथ्वी दिवस होता है ना, कि पृथ्वी होगा तो जल होगा, जल होगा तो वन होंगे। ये सब तीन चार चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। 21 मार्च को वन दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को थल दिवस, मतलब जो होते हैं पृथ्वी दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी कहां पर स्थित है। यहां पर बताइएगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहां पर स्थित है। इसकी हम ट्रिक बता देंगे, जो महत्वपूर्ण आपके जो डेट पूछे जाते हैं एग्जामों में, है ना, तो उसकी हम आपको ट्रिक से बता देंगे, पूरी ट्रिक बता देंगे। तो एक भी क्वेश्चन आपको ये ना लगे कि हमको मेहनत करना पड़ेगा, पूरी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। पूरी ट्रिक हम आपको बता देंगे, जितने जरूरी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइए भारतीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहां पर है। 15 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर है। ये हैदराबाद जो कि आपके तेलंगाना में, हैदराबाद जो कि तेलंगाना, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। यहाँ पर बताइएगा कि भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, ये कहां मिलेगा। चलिए यहाँ पर देखिए 16 नंबर की अगर बात करते हैं तो 16 का ऑप्शन ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। यहाँ पर देखिए आपके करनाल जो कि आपके हरियाणा में है, याद रखिए केंद्रीय भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान आपके करनाल जो कि आपके हरियाणा में है, ऑप्शन में आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आईएमपी है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। याद रखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा झांसी में। कहां पर है, झांसी में, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि आपकी झांसी, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर देखिए 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बिहार में। अब हमने 2-3 पॉइंट बताया था कि झांसी से आपका संबंधित है भाई, झांसी वाली रानी जो थी झांसी की थी। राजेंद्र प्रसाद कहां से थे, राजेंद्र प्रसाद थे आपके बिहार से, तो उनका हो जाएगा बिहार हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको रटे हुए होना चाहिए उनकी जन्मस्थली। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद कहां पर है। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है, मतलब जितनी बार कम कहो उतनी ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन याद रखिए, नोट कर लीजिएगा 19 नंबर को। यहाँ पर जो आपका है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, है ना, पशुओं की भी क्या करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। जिस प्रकार से आप लोग मनुष्यों में इज्जत होती है वैसे पशुओं की भी इज्जत होती है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा कि पशु चिकित्सा ये इज्जत नगर आपकी बरेली में है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो 19 का ऑप्शन है वो बी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, 20 का ऑप्शन लॉक करना है। 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखो जिस क्वेश्चन को आप जानते हैं तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी से पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पर दिया मध्य मैदानी क्षेत्र में कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। मध्य मैदानी क्षेत्र में कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, 21 का ऑप्शन दीजिएगा। वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिए भाई, ठीक है, सब कुछ पढ़े फ्री आपको मिल रहा है पूरी तरीके से। ये समझिए कि लेखपाल आप बन जाएंगे, बस चैनल में जुड़े रहिए, भरोसे से बने रहिए। ठीक है, हमें भी मोटिवेट करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है, और परेशान मत लीजिए कि हम लेखपाल बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, आप पहले से समझिए कि बन पाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर मध्य मैदानी दिया है ना, तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। यहाँ पर होती 84 सेंटीमीटर प्रति वार्षिक होती है, याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, बी नंबर हो जाएगा। हमने आपको बताया था 2-3 पॉइंट यहाँ से आपको मैप से बताया था कि जैसे आपका यहाँ पर इस प्रकार से है, तो यहाँ पर अधिकतम भारत में देखा जाए जो वर्षा होती है वो आपकी कौन सी, ये तो आपका पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकतम बारिश होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो आपका कह सकते हैं बारिश होती है वो आपकी बंगाल की खाड़ी से अधिकतर आपकी बारिश होती है। यहाँ पर जो आपका केरल है यहाँ पर ज्यादा बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, और मेघालय में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। लेकिन मध्य वाले क्षेत्र में उतनी ज्यादा बारिश नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ियां कुछ ज्यादा मिल जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कम बारिश होती है। तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर हो जाए आपका बी नंबर 84 सेंटीमीटर। सबसे कम बारिश आपके लेह अर्थात लद्दाख में होती है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आपके राजस्थान में लगभग होती है 50 से 70 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, याद रखिए, इतने डाटा याद रखिए, और कोई डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है गेहूं में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गेहूं में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, 22 का ऑप्शन दीजिएगा। तो याद रखिए आपका 62 से 70% होता है, कितना, 62 से 70%। यहाँ पर जो 22 नंबर है ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, 62 से 70%। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गेहूं की पहली सिंचाई लगभग कितने दिन में करनी चाहिए। चलिए 23 नंबर में, तो हमने देखो ये पॉइंट बताया था कि गेहूं में अब प्रजातियां कई प्रकार की हैं, हाइब्रिड की भी आती हैं और नॉर्मल सी प्रजातियां होती हैं। अब जो हाइब्रिड होती है तो उसमें 4 सिंचाई करना पड़ता है और किसी में 5 भी करना पड़ता है। तो इसके अनुसार से आपको बताना है यहाँ पर 20 से 25 दिन में पहली सिंचाई कर देना चाहिए। याद रखिएगा, अगर अच्छे से पैदावार करना है तो गेहूं की पहली सिंचाई आपके 20 से 25 दिन करना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी होगा कि 15 से 20 कब होता है, जब लोग गेहूं जैसे बोते हैं ना, लेकिन खेत में अगर नमी नहीं रहती है तो जल्दी पानी लगाना पड़ जाता है। बहुत लोग होते हैं ना कि अगर गेहूं में पानी लगाएं फिर उसको जुताएंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, तो इसलिए ऐसा करते हैं, बो देते हैं और जल्दी लगा देंगे, तो वो बात अलग हो जाती है। लेकिन नॉर्मल जो होता है वो यही आपका होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि धान किस ऋतु की फसल है। धान किस ऋतु की फसल है। धान जो होते हैं आप बताइए कब होते हैं, जब बारिश होती है। बारिश मतलब वही जुलाई अगस्त में तो आप लोग धान लगाते हैं, इसके बाद स्कूल जाते हैं, मतलब ये मानसूनी फसल है। और मानसूनी फसल की अगर बात करते हैं तो ये खरीफ की फसल है। ठीक है, खरीफ की फसल हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है चावल के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर आपका कौन सा देश है। सबसे पहले स्थान पर जो देश है आपका कौन सा है, तो यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर बी नंबर आपका चीन नदी है, चीन है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। अच्छा ये बताइए चीन क्यों रहता है आगे, भाई टेक्नोलॉजी में आगे रहता है, कृषि में भी आगे रहता है, ऐसा क्या चीज है, इनको क्या भगवान ने ऊपर से कुछ बना के दे दिया है क्या, जड़ी बूटी की यही सब कुछ होना चाहिए, ऐसा क्या लॉजिक है कि यहाँ पर मान लो ठीक है टेक्नोलॉजी इनको मिल रही है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छी ठीक है अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर क्या कारण है कि भाई यहाँ पर कृषि भी अच्छी होती है, इसका भी कुछ रीजन है।
इसका रीजन होता है, देखो यहाँ पर हमने बताया था कि चीन में भी एक नदी है आपकी हुआंगहो नदी, आपने सुना होगा कि चीन में एक नदी है हुआंगहो नदी। क्या है? हुआंगहो नदी आपकी है। ये भी क्या होती है, जिस प्रकार से आपकी गंगा नदी है बहाकर बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टी से जलोढ़ मिट्टी बनती है, उसी प्रकार से यहाँ पर हुआंगहो नदी है, जिसे हम लोग पीली नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी से? पीली नदी के नाम से। तो ये पीली नदी भी क्या होता है, चीन की सो कही जाती है। चीन की सो कही जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, तो इसमें क्या होती है, मिट्टी जलोढ़ मिट्टी बह के बहुत आती है। इस कारण से यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की मात्रा भी बहुत अच्छी पाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर उपज भी ज्यादा होती है, याद रखिएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का देश में चावल के उत्पादन में कौन से स्थान है? अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तब आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। यहाँ पर कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो आपका द्वितीय स्थान है। क्या है भाई? द्वितीय स्थान है। पहला स्थान किसका है उत्तर प्रदेश में? भाई उत्तर प्रदेश का तो पहला स्थान है भारत में, है ना। लेकिन देखा जाए तो जो आपका कौन है, पश्चिम बंगाल है ना। पश्चिम बंगाल का जो स्थान है वो कौन सा है? पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। किसके मामले में? चावल के मामले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? 27 क्वेश्चन दीजिएगा। तो भाई चावल का कटोरा है ना, चीनी का कटोरा तो दिया नहीं गया है, ये चावल का कटोरा है आपके छत्तीसगढ़ को। क्या हो जाता है? छत्तीसगढ़ को। तो ऑप्शन आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। लेकिन अगर चीनी का कटोरा बोल देता तब आपको जवाब देना उत्तर प्रदेश देते। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? चलिए, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? 28 क्वेश्चन देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? 28 नंबर में। तो भैया ये है आपके कहां पर? सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान है आपके मनीला, मनीला जो कि आपके फिलीपींस में है। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर, आपका राइट हो जाएगा। एक होता है कटक अनुसंधान, वो आपके उड़ीसा में है, लेकिन यही वो होता है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। याद रखिए, जो आपके उड़ीसा में है, कटक में है, वो है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान उड़ीसा, जो कि कटक में है। लेकिन एक क्वेश्चन होता है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो कि क्षेत्रीय, और क्षेत्रीय अगर लगा देता है क्या, अगर क्षेत्रीय लगा देता है ना, तब आपको बताना है आपका वाराणसी। तो तीन होते हैं क्वेश्चन जो आपके चावल अनुसंधान से बनते हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगर पूछे क्षेत्रीय तब आपको बताना है वाराणसी, अगर राष्ट्रीय लगा देता है तब आपको बताना है क्या, कटक, अगर अंतरराष्ट्रीय लगा देता है तब आपको बताना है मनीला। तीनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? चलिए 29 का ऑप्शन देना है, क्या हो जाएगा? तो ये आपके हैदराबाद जो कि आपके तेलंगाना में है, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर नंबर। तो देख सकते हैं एक क्वेश्चन और मिल गया, भारतीय चावल अनुसंधान, तो आपके हैदराबाद तेलंगाना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्राचीन एवं प्रसिद्ध चावल काला नमक कहां होता है? ये बताइए, काला नमक जिसे जीआई टैग भी दिया गया था, हमने करंट अफेयर में आपको पढ़ाया था। काला नमक जो आपका है काफी महंगा भी होता है ना, ये जो आपका है कहां पर होता है? देखिए 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपके सिद्धार्थनगर। ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, सिद्धार्थनगर हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मक्का के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान जो आपका है किसका है? बताइए, मक्का के उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो किसका है? किसका हो जाएगा भाई? अमेरिका का। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल आपका जवाब सही आ रहा है। यहाँ पर चाइना नहीं है, याद रखिए, चाइना यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अमेरिका है मक्का के उत्पादन में। ऑप्शन बी आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाजरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? बाजरा का वैज्ञानिक नाम बताइए क्या हो सकता है? 32 क्वेश्चन लॉक करिए। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा, पेनिसेटम टाइफोर्स। क्या? पेनिसेटम टाइफोर्स ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपको कौन सा, ए नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ये किसका भैया? ये बताइए, किसी को अगर याद हो, थोड़ा सा अगर आपको याद हो, ये वाला जो आपको दिया गया है कौन सा, सक्करम आफिसनेरम नेरम, ये होता किसका है? जल्दी से बताइए, अगर याद हो हमारी ट्रिक, अगर आपको याद हो, हमने बताया था कि जो आपका गन्ना होता है ना, क्या होता है यहाँ पर, जो गन्ना होता है, गन्ना, और गन्ना से निकलती है शक्कर, गन्ना से निकलती है शक्कर, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो आपको हमेशा याद रहेगा कि गन्ना और शक्कर, गन्ना और शक्कर, तो याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान है? चलिए यहाँ पर आंसर देना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, और चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपका जवाब आ गया है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर या सी नंबर? मुजफ्फरनगर। देखिए आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपका मुजफ्फरनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, मुजफ्फरनगर। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गन्ने के उत्पादन में कौन सी मिट्टी अधिक लाभकारी होती है? गन्ने के उत्पादन में कौन सी मिट्टी अधिक लाभकारी होती है, यहाँ पर बताना है। तो देखो इसके लिए जो मिट्टी होती है, काली मिट्टी नहीं होती भाई, काली मिट्टी तो कपास के लिए होती है, काली मिट्टी जो होती है वो आपकी कपास के लिए होती है। ठीक है ना, यहाँ पर जो चिकनी और दोमट मिट्टी होती है, चिकनी और दोमट मिट्टी, ऐसे समझिए गंगा और यमुना के बीच में जो आपकी मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं, कई नाम से इसे जाना जाता है। तो याद रखिए, चिकनी मिट्टी तो आपकी है, जो आपकी मान लो जो मुजफ्फरनगर था, तो भाई यही तो मिट्टी मिलती है। काली मिट्टी आपको मिलती है महाराष्ट्र में, कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र एरिया मिलती है, महाराष्ट्र गुजरात इस एरिया मिलती है। ठीक है ना, लाल मिट्टी कहाँ मिलती है? तो आपकी झांसी में मिलती है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जैसे आपका सोनभद्र वाला एरिया है ना, तो यहाँ पर झांसी वाले एरिया में आपकी लाल मिट्टी होती है। तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, नील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? नील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? 35 क्वेश्चन लॉक करिए जल्दी से। तो ये आपका कहाँ से, बिहार से या बंगाल से? काफी लोग बिहार कह रहे हैं भैया, आप बताइए क्या आंसर कर दें आप लोगों का। ये नील विद्रोह आपके बंगाल से हुआ था, याद रखिए। 35 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर है, ये बंगाल से हुआ था। अच्छा, आप लोग आगे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन में पहुंच गए हैं, वाह। चलिए, किस सत्याग्रह में सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? 36 का ऑप्शन लॉक करना है। 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये है आपका खेड़ा हो जाएगा या बारदोली होगा? ये है आपका बारदोली, याद रखिए बारदोली, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा, बारदोली। ठीक है, अगला बताइए। क्वेश्चन दिया गया है, मोपला विद्रोह किससे संबंधित है? यहाँ पर बताइए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? मोपला विद्रोह किससे संबंधित है? मोपला विद्रोह आपको बताना है 37 नंबर में। चलिए 37 की अगर बात करते हैं तो आप आंसर में से क्या हो जाएगा? तो देखो हमने बताया था मोपला विद्रोह का संबंध है ये मालाबार तट जो मिलता है केरल में, और ये मुस्लिम किसानों से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा कौन सा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन राज्य कौन सा है? ये बताइए, मूंगफली जो आपकी है सबसे ज्यादा कहां पर होती है? मूंगफली जो होती है सबसे ज्यादा कहां पर होती है, जल्दी बताइएगा। चलिए जल्दी जल्दी बताइए।
चलिए देखिए यहाँ पर दिया भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। 38 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका गुजरात। हमने आपको एक पॉइंट और बताया था, हमने पॉइंट आपसे ये बताया था कि जो गुजरात की मूंगफली होती है बड़ी नंबर 1 की होती है, अर्थात हर एक दाने में 3-3 दाने होते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, एक एक अंगुली की मूंगफली होती है। देखिए तो यहाँ पर जो 38 का ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा भाई, 38 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से क्या हो जाएगा। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका 39 का ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर आपका महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। हमने आपको पॉइंट आपको बताया था, क्या हमने पॉइंट बताया था कि काजू आपके महाराष्ट्र में भी होता है और आपके केरल में भी होता है, लेकिन मैक्सिमम देखा जाए तो आपके आंकड़ों के हिसाब से तो आपके महाराष्ट्र में ही इसका अधिकतम होता है। वैसे अगर ऑप्शन में आपका क्या होता है, महाराष्ट्र नहीं होता है तो केरल जरूर आपको दिया होता है, अगर नहीं दिया है तो आपको आंसर यहीं पर आपको लगाना है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र इस समय नंबर 1 में आपका है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है, सबसे अधिक मात्रा में केसर जो मिलता है आपके कहाँ मिलता है। केसर, केसर देखो आपके उत्तर प्रदेश में भी होता है, हमने आपको बताया था कि जो केसर होता है आपके उत्तर प्रदेश में भी होता है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। याद रखिए सबसे अधिक मात्रा में जो केसर मिलता है वो आपको मिलता है कहां पर है, जम्मू कश्मीर मिलता है। और आपके अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कहां मिलता है, तो उत्तर प्रदेश में भी मिलता है, जो आपका तराई वाला एरिया है, तो जिसे बोलते हैं पहाड़ी एरिया है ना, उत्तर प्रदेश का जो आपका पहाड़ी वाला एरिया है वहां पर भी आपका केसर का उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत में सर्वोच्चतम चाय कहां पैदा होती है। भारत में सर्वोच्चतम जो चाय होती है वो कहां पर होती है, 41 नंबर में। तो ये हो जाएगा आपका दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग आप लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल वाला दार्जिलिंग है, ठीक है ना। यहाँ की चाय को जीआई टैग भी दिया गया था, यहाँ की चाय को जीआई टैग भी दिया गया था, याद रखिएगा। दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग भी आपको मिला था। दूसरी पॉइंट यहाँ से ये होता है कि चाय की खेती के लिए जो मिट्टी होना चाहिए वो कैसी मिट्टी होना चाहिए, चाय की खेती के लिए जो आपकी मिट्टी होना चाहिए वो कैसी होनी चाहिए ये बताइएगा। तो भैया हमने बताया था लेटेराइट मिट्टी। कैसी, लेटेराइट मिट्टी जो होती है, लेटेराइट मिट्टी जो होती है वो आपकी होती है चाय की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है, याद रखिएगा। लेटेराइट मिट्टी जैसे कि आपके असम के एरिया में पाई जाती है और आपके केरल में भी आपकी पाई जाती है, जहां पर पानी के जो कण होते हैं पानी के साथ बह जाते हैं, अर्थात ढालू एरिया में जो लेटेराइट मिट्टी मिलती है अधिकतर ढालू वाले एरिया मिलती है, जो उसकी उपजाऊ मिट्टी होती चली जाती है। तो ये जो लेटेराइट मिट्टी होती है बहुत कठोर हो जाती है, क्योंकि घर के जो मकान होते हैं उनके ईंट बनाने के लिए, अर्थात घरों के जो आपके ईंट होते हैं उनको बनाने में काम आती है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है झूम क्या है, झूम क्या है, इसका आंसर दीजिएगा झूम। तो देखिए 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, झूम जो आपकी है एक कृषि का एक प्रकार है। इसमें होता क्या है, झूम खेती में क्या होता है, लोग क्या करते हैं एक बार कृषि करते हैं और जब उसका फसल कट जाता है तो उसके बाद उस जगह को छोड़ देते हैं, दूसरी जगह काटते हैं और उसके बाद अगला काम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कृषि का प्रकार है। जैसे आपका नागालैंड है, नागालैंड वहां पर इसका कृषि का जो कार्य होता है कुछ ज्यादा ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, दिया गया भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, 43 का ऑप्शन देना है। 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका है 54.6, कितना 54.6, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैसे देखा जाए तो आपका 49 दशमलव क्या है, 49 दशमलव समथिंग कुछ पॉइंट आपका बचा है जो कि कृषि आपका निर्भर कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है। भारत की जीडीपी में कृषि का जो योगदान है ये कितना है, तो योगदान हो जाएगा आपका कितना 17.4%, कितना 17.4%। लेकिन जब भारत आपका आजाद हुआ था तो उस समय समझो कि सबसे ज्यादा जो आपकी जीडीपी थी वो आपकी कृषि की थी, है ना, इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है राष्ट्रीय कृषक आयोग किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया। दोस्तों अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके ग्रामीण परिवेश की पीडीएफ में भारी छूट दी गई है। जो पीडीएफ आपको 99 रुपए में दी जा रही थी, इस समय आपकी वो पीडीएफ दी जा रही है मात्र 60 रुपए में, जिसमें आपकी कंप्लीट आपकी थ्योरी है, योजनाएं भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, साथ में यहाँ पर 6 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर भी आपको इसी में दिए गए हैं। और यहाँ पर यूपी जी के अगर ले लेते हैं सोने में सुहागा होगा, मात्र 40 रुपए में आपकी ये पीडीएफ आपकी है। दोनों पीडीएफ आपकी 100 रुपए में आपकी दी जा रही हैं। और देख सकते हैं कि हमारी पीडीएफ की क्वालिटी आप यूट्यूब में कहीं भी जाएंगे किताब भी नहीं, आप लोग ऐसी किताब भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी पीडीएफ में खासियत यह है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर आपके पहले से हाईलाइट कर दिए गए हैं। और ये पूरी पीडीएफ जितनी आपकी है, पूरी पीडीएफ 92 पेज की है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ इसी प्रकार से हाईलाइट की गई है। और जितना हमने हाईलाइट कर लिया है अगर आप उतना ही पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपके ग्रामीण परिवेश में बेहतर नंबर यहाँ पर आएंगे। और याद रखिएगा कि आप लोग ये पीडीएफ एग्जाम के समय भी, अर्थात अगर दो दिन पहले भी आप लोग ले लेते हैं तो 2 दिन में ये पीडीएफ पूरी की पूरी रिवीजन कर लोगे और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग लगा सकते हैं। तो देर मत करिए और ये पीडीएफ आपको ले सकते हैं और अपने जो स्कोर है उसको और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। आपके अंदर डर भी है ना, काफ़ी लोग कहते हैं डर भी है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस पीडीएफ से आपको जुड़ने के बाद, ये पीडीएफ परचेज करने के बाद आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी पीडीएफ आपकी बनाई गई है कि ऑलरेडी आपको लगेगा नहीं बस यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। हमारा ऐप है देव जीके ट्रिक, लिंक दी गई है, तो उससे भी क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास ये रखते हैं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।